हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑफन डिनोटेड बाय लेटर यू। पिछले में हमने देखा था कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलकर ही कंबाइनली कहा जाता है बेटा मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी जो होती है मतलब कि टोटल एनर्जी, हम कह सकते हैं कि इट इज द एडिशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी, जिसका काइनेटिक एनर्जी का पार्ट हाफ mv² एंड हाउ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब ही वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पिछले हमारे वीडियो में देखा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्यूटेस्ट टॉपिक ऑफ वर्क पावर एनर्जी। नया शब्द निकाला मैंने, क्यूटेस्ट वर्क पावर एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। बढ़िया से लिख दीजिए पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या? एनर्जी मतलब बेसिकली कैपेसिटी टू डू वर्क। So the energy which is possessed by the body due to motion is called as kinetic energy, and the energy possessed by the body, energy possessed by the body due to its location or orientation और पोजीशन, सब सिनोनिम वर्ड है, और कॉन्फ़िगरेशन is called as potential energy, is called as potential energy. The energy possessed by the body due to its location, orientation, position, configuration is called as potential energy. मतलब क्या सर? जैसे देखिए कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ना, ये ग्राउंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं सर? ये ग्राउंड। इसको अपन बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया? हमारा ग्राउंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है, मैं यहाँ से ऊपर h हाइट से लेके जा रहा हूँ, h हाइट से ऊपर उसको उठा रहा हूँ, है ना। चाहे मैं ऐसा उठाऊँ या आड़ा, वो सब मैं करके बताऊंगा कि सीधा उठा रहे या आड़ा उठा रहे या ऐसा करते हुए उठा रहे, कैसा भी उठा रहा हूँ, लेकिन वर्टिकली कितने हाइट से इसको उठा रहा हूँ बेटा? मैं हाइट h से उठा रहा हूँ। तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएंगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर मतलब क्या? पोटेंशियल मतलब क्या? एनर्जी मतलब क्या? कैपेसिटी टू डू वर्क। और पोटेंशियल मतलब क्या? कि ये काबिल है कुछ वर्क करने के। जैसे मान लो ये पेन को अभी इसके अंदर फिलहाल अगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की अगर बात करें, ग्राउंड से, तो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर ये मैं रेफरेंस मान लूं, मेरा हाथ हथेली अगर मैं रेफरेंस मान लूं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस इज जीरो, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? नॉन जीरो। इससे तो देखो वर्क कर रहा है, देखो वर्क कर रहा है ग्रेविटी के। अगर मैं इसको यहाँ से ग्राउंड, इसको फिलहाल अपन इसको भी ग्राउंड मान लेते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से मास m को कुछ हाइट h ऊपर उठा दूं, तो अभी ये बॉडी में एक पोटेंशियल, ये बॉडी में एक पोटेंशियल आ जाएगा, ये बॉडी में एक एनर्जी आ जाएंगी, मतलब इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बदौलत ये वर्क कर सकता है। तो कौन सा वर्क? ये वाला। कौन सा वर्क? ये वाला। कौन सा वर्क? ये वाला। ये होगी एनर्जी स्टोर और ये होगी एनर्जी लॉस। ये होगी एनर्जी स्टोर और ये होगी एनर्जी लॉस। एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। तो बेसिकली जब कभी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, लेकिन जरूरी है यहाँ पे एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी वर्क नहीं। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कौन से? कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर आप फ्रिक्शन वर्क कंसिडर करें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर आप कंसिडर करें, तो फ्रिक्शन ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके वजह से जो वर्क डन होगा वो नहीं स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे ध्यान दो कि हम क्या कहते थे क्लास 9th में कि इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, और वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर? mgh। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये अपन देखने की कोशिश करेंगे। या फिर अगर आपने देखा होगा कि स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ हो गया। अगर मैं स्प्रिंग को क्या कर दूं बेटा? कॉम्प्रेस कर दूं। क्या कर दूं? कॉम्प्रेस कर दूं, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगे? ऐसा देखो, ध्यान दो। अगर स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया? कॉम्प्रेस कर दिया। क्या कर दिया? कॉम्प्रेस। तो ये स्प्रिंग ऐसा आ जाएगा, और जब मैं इसको रिलीज कर दूंगा, रिलीज, तो ट्विंग ऐसा करेगा, ट्विंग ऐसा करेगा। इसका अर्थ क्या है कि स्प्रिंग के अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हुई थी। क्या हुई थी? स्टोर।
ये ब्लॉक के अंदर भी क्या हुई है बेटा, एक एनर्जी स्टोर हुई है। अब वही मैं एक ब्लॉक को यहां से यहां लेके जाऊं, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे लेके जाऊं, तो क्या इस ब्लॉक में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट हुआ है। किसके अगेंस्ट हुआ है? फ्रिक्शन। देखो ग्रेविटी कहाँ है? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? ऊपर। दोनों वर्क डन बाय ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ है? ऊपर। इधर क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। नो वर्क डन बाय क्या? नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है सर? पीछे। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है सर? आगे। तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है बॉडी पे, इट इज अगेंस्ट द फ्रिक्शन या फिर बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, है ना? आप इसको खींच रहे हो ना बेटा, तो वर्क इज डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स या फिर वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए बॉडी वापस बी से ए जगह पे नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से फ्रिक्शन, उसके वजह से जो वर्क डन होता है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता। जो ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है बॉडी में। जो स्प्रिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, उसके अगेंस्ट जो वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है बॉडी में। इसलिए मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा, क्या कि और व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? द नेगेटिव ऑफ वर्क डन, द ऐसा लिख देता हूं मैं फिलहाल के लिए, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कौन सा फोर्स बेटा? कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, by the conservative force is stored in the body in the form of potential energy. अब अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी फोर्स रहा, कौन सा फोर्स रहा बेटा? ग्रेविटी फोर्स कहेंगे, या फिर अगर वेट रहा, क्या रहा? वेट। तो वो जो एनर्जी स्टोर्ड होंगी उसको अपन बोलेंगे बेटा ग्रेविटेशनल, उसको अपन कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर वही फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, कौन सा फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स, तो अपन उसको क्या कहेंगे बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये भी कंजर्वेटिव फोर्स ही है और ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, लेकिन उनको एक स्पेसिफिक नाम देना पड़ेगा। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हो या फिर वेट हो, तो वर्क डन बाय सच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना? फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी स्टोर ही नहीं होंगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी is not stored, is stored नहीं सर, is not stored due to non-conservative forces, potential energy is not stored due to non-conservative forces, only potential energy कब स्टोर होंगी? ओनली ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, है ना? तो हमको बेसिकली यहाँ पे दो मेजर पोटेंशियल एनर्जीज पढ़नी है। कौन सी? एक पढ़ना है हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा पढ़ना है बेटा हमको कौन सा वाला? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए पहले पढ़ लेते जीपीई और बाद में पढ़ लेते ईपीई। इरेज कर देता हूं पहले। तो ये डेफिनेशन समझ गया ना आपको, या सर के ऊपर से जा रहा है ना? एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू लोकेशन, कॉन्फिगरेशन, ओरिएंटेशन, पोजीशन इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। फिर कितनी एनर्जी स्टोर होती है बेटा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अभी वो निकालेंगे अगले इसमें अपन। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो वर्क डन होगा उसका अगर आप नेगेटिव ले लोगे तो आपको मिल जाएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh। अभी निकाल के देखेंगे अपन, ठीक है? या फिर मैं यहीं पे नहीं अलग इसमें निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है? चलो, इसका जो यूनिट रहेगा वो भी सेम ही रहेगा। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ कौन सा बेटा? काइनेटिक एनर्जी जो है जूल। और कौन सा बेटा? अर्क। और हमको पता है कि 1 जूल यानी 10⁷ अर्क, और 1 जूल यानी कितना बेटा? 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर।
है ना। चलिए अभी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये समझने के लिए अपन एक छोटा सा ब्लॉक लेते हैं अगेन ऑफ मास m, जिसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं अप टिल हाइट h हाइट तक उसको कहा लेके जा रहा है बेटा, ऊपर। अभी हमने कहा है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या हो जाएगा, एफ एस cos theta. What is gravity force? It is mg. What is displacement? It is h. What is angle बेटा, mg लग रहा था नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h ऊपर, तो एंगल हो जाएगा बेटा cos 180, दैट इज -1। तो जो वर्क डन हो गया बेटा वो कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स, दैट इज -mgh। अब व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, it is negative of work done by conservative force. Which conservative force in this case? Gravitational force. So negative of work done by gravitational force. So what is change in potential energy? It is equals to minus of, क्या लिख देंगे यहाँ पे, minus mgh. So change in potential energy क्या हो जाएंगे बेटा यहाँ पे, mgh. And what is change in potential energy? It is final potential energy minus initial potential energy is equals to क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, mgh. अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, कहा कि ग्राउंड की UI, ये मान लेते हैं 0, ऐसा मान लेते हैं कि ग्राउंड की जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वो क्या है 0। सो व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा ओनली एंड ओनली mgh। तो जब बॉडी ऊपर आएगा बेटा यहाँ पे एट हाइट h, तो कितनी एनर्जी स्टोर होंगी बेटा बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होंगी दैट इज mgh। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mg इंटू हाइट। तो ध्यान में रखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ बॉडी, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसा प्लैनेट नहीं लिखना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी अर्थ के केस में अपन बोलते हैं, लेकिन ठीक है, जी ऑफ प्लैनेट, और लास्ट में लिखेंगे बेटा इट डिपेंड्स अपॉन वर्टिकल हाइट। कौन सा हाइट, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट। अब वर्टिकल हाइट मैंने स्पेसिफिकली क्यों लिखा वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कि जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका मास m है, जिसका मास m है, इसको मैं सीधा h ऊपर लेके गया। सर लाइन तो सीधी नहीं निकल रहे, बोल तो सीधा रहे हो, सीधा निकालो सर। अच्छा h सीधा ऊपर लेके गया, एक बार तिरछा ऊपर लेके गया, और एक बार टुई 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 ऐसा ऊपर लेके गया। लेकिन तीनों केस में मैं उसको ग्राउंड से हाइट h तक ही लेके गया। यहाँ पे हम मान लेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है U1, यहाँ पे मान लेते U2 और यहाँ पे मान लेते U3। आपके पास कई विकल्प है, पर ये क्या तीनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी सेम स्टोर्ड है या अलग अलग स्टोर्ड है? इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बोथ ऑल द थ्री केसेस सेम या डिफरेंट? तीनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी सेम स्टोर्ड है या अलग अलग स्टोर्ड है? पॉज करके सोचिए। तो तीनों केसेस में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होंगे बेटा बॉडी में वो सेम ही होंगी, दैट इज U1 इज इक्वल्स टू U2 इज इक्वल्स टू U3 इज इक्वल्स टू U3। अब कैसे सर, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं फास्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी तो आपको समझ में आ ही रहा होगा बेटा कि U1 की वैल्यू कितना है, mgh। चलिए इस केस का निकाल लेते, इस केस का, ठीक है, इस केस का निकाल लेते। जैसे मान लो ये जो स्लैंट हाइट आप लेके गए ये वाला, ये कितना है बेटा, L है, और ये एंगल मान लेते अपन थीटा है। कितना मान लेते, ये एंगल कितना है, थीटा। अब अगर मैं सेकंड केस में बोलूँ मैं आपको कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इन सेकंड केस, तो क्या होगा, वापस वही Fs cos थीटा। ग्रेविटी फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, mg, वो लग रहा है नीचे। डिस्प्लेसमेंट देखो कहाँ हो रहा है, देखो ग्रेविटी लग रहा है नीचे, ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है बेटा, है ना। तो मैं लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना, ये वाला L लिख दूंगा। और एंगल क्या है बेटा डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन L एंड mg। देखो ये L है आपका, ये क्या है बेटा आपका L, और ये क्या है बेटा आपका mg।
ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा कितना होगा सोचो, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, एंगल 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ 180 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये देखो, ये MGL व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा, गौर से देखिए व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा, इट इज, पहले तो बोलो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो कॉस का रहेगा कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, इसलिए माइनस MGL कॉस थीटा। अब इसको mg को ऐसे ही रखो, माइनस mg को मैं तो बोलता वैसे रखो, व्हाट इज L कॉस थीटा, देखो L कॉस थीटा क्या हो गया, ये ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री हो गया, व्हाट इज L कॉस थीटा, अगर ये L है ये थीटा है, सो ये जो साइड है बेटा ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका H, ये H क्या हो जाएगा आपका L कॉस थीटा, तो L कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा MGH। अब ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स इन सेकेंड केस, सो व्हाट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इन सेकेंड केस, इट इज माइनस ऑफ माइनस MGH which is equals to MGH, and what is MGH, it is potential energy stored, खत्म। So potential energy stored inside the body is nothing but MGH, ये केस में भी और ये केस में भी। अरे भाई साहब वर्टिकल हाइट तो वही है ना, चाहे आप उसको सीधा लेके जाओ, आड़ा लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, ऐसे लेके जाओ, डिस्प्लेसमेंट, कंजर्वेटिव फोर्सेस डिस्प्लेसमेंट की बात होती है हमेशा, डिस्प्लेसमेंट तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो वही है तीनों केसेस में, पाथ चाहे अलग अलग रहो। हाँ लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि गलत है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो तीनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से जो वर्क डन होता है वो अगर स्टोर होता है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करता है आपका डिस्प्लेसमेंट पे। यहाँ पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखिए तो तीनों केस में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वही है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट H ही है। तो पोटेंशियल एनर्जी तीनों केस में U1 U2 U3 इज MGH है ना, MGH ही है। क्लियर है बेटा सीन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज था एक, जो कभी कभार हम नहीं ध्यान में आता हमारे, है ना। इवन तो आप बॉडी को ऐसा भी लेके जाते तो भी आंसर MGH ही था, U4। क्लियर है? तो दिस हैपेंस टू बी योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज mg into h, where h is vertical distance, h is vertical distance। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा अपन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये भी पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन इसको इलास्टिक क्यों कहा है? बिकॉज दिस पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू वर्क डन बाय विच कंजर्वेटिव फोर्स? कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स या फिर इस स्प्रिंग फोर्स। अब भाई साहब अगर आपने पहले की वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो मजा आएगा, नहीं तो सजा है काफी सी सजा है, और मेरी ने भी सजा ही है, वापस एक्सप्लेन करो, है ना, मजा नहीं आएगा, जिसने पहले देखा होगा उसको बोर हो जाएगा। क्या लिख देंगे यहाँ पे बेटा? इलास्टिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखो गौर से ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो भाई साहब, ध्यान दो। ये है स्प्रिंग और ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ। मान लो अपने स्प्रिंग को कर लिया भाई साहब कॉम्प्रेस या फिर इलोंगेट, जो कुछ किया होगा, मान लो इलोंगेट कर लिया, छोड़ो, इलोंगेट कर लिया, तान दिया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग अपने मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन मतलब क्या? जहां पे वो इक्विलिब्रियम में था, कोई फोर्स नहीं लगा था, कहां पे आ गया बेटा? अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। कहां पे आ गया? एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया। अब यहां कब तक आएगा? जब तक आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो किसके जितना नहीं हो जाता बेटा? रिस्टोरिंग फोर्स जितना नहीं हो जाता। और रिस्टोरिंग फोर्स मतलब ही स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? kx। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखे तो ये हो जाएगा -kx। क्यों पता है आपको? क्योंकि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी दिशा देखो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन देखो बेटा, क्या है? टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हमेशा अगर आप इसको कॉम्प्रेस भी करते हैं ना बेटा, अगर आप इसको
कॉम्प्रेस भी करते स्प्रिंग को, अगर आप कॉम्प्रेस भी करते है ना, ये मीन पोजीशन, ये हो जाता है दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप इसको कॉम्प्रेस भी करते तभी भी डिस्ट्रॉइंग फोर्स कहाँ लगता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही लगता है। और कितना लगता है बेटा, वही k इंटू एक्स, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे ये इलोंगेट करो, चाहे इसको, ये ओरिजिनल है, ये कैसा है ओरिजिनल, ये है इलोंगेटेड और ये है कॉम्प्रेस्ड। जब ये ओरिजिनल था, नेचुरल लेंथ में था, ओरिजिनल लिखो या फिर नेचुरल लेंथ में था, तब कोई फोर्सेस नहीं लग रहे थे, बस वही अपना mg = n, उससे अपने को कोई लेना नहीं फिलहाल तो कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, तो ये कब तक इलोंगेट होगा, जब तक आपका रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू जो कि x के साथ बढ़ेगा, जैसे x बढ़ेगा k तो वही रहेगा जो स्प्रिंग का रहेगा नेचुरल, है ना। स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी है बेटा, जो स्प्रिंग का k रहेगा इंटू थोड़ा x तो थोड़ा आएगा, kx और थोड़ा x और थोड़ा आएगा, जब तक आपका f की वैल्यू kx जितनी नहीं हो जाती तब तक इलोंगेट होगा। बाद में आ जाएगा यहाँ भी इक्विलिब्रियम में, जब f = क्या हो जाएगा kx, तो इसको कहा जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स का लग रहा है बेटा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हम कहां से गिन रहे हैं, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। तो रिस्टोरिंग फोर्स है इधर और डिस्प्लेसमेंट हम गिन रहे हैं मीन से एक्सट्रीम, मतलब इधर रिस्टोरिंग फोर्स है इधर, डिस्प्लेसमेंट हम गिन रहे हैं मीन से एक्सट्रीम इधर, तो ये दोनों अपोजिट दिशा में है, इसलिए तो रिस्टोरिंग फोर्स का जो वेक्टर है वो नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट से। इधर से भी अगर बात करें तो रिस्टोरिंग फोर्स देखो कहां लग रहा है बेटा, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट हम कहां से गिनते हैं, मीन से एक्सट्रीम, मतलब इधर, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स, अगेन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस। इतने डिप में मत जाओ, जब अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे तब इसको बहुत अच्छे से समझ ले लें, लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद तो रहे, एक आधी बुक में ऐसा लिख के रह गया तो आप बोलेंगे सर ने बताया ही नहीं भाई ये क्या है, तो ठीक है, यहाँ तक सीन क्लियर है। बाद में हमने निकाला था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, अगर आपको याद होगा तो, नहीं भी याद होगा तो फास्ट में हम लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स के x, ये वेरिएबल रहेगा बेटा, कि इसकी जो x है वो कहाँ से कहाँ चेंज होना है बेटा, x = 0 से x = x0 तक चेंज होना है। तो व्हाट इज वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, f dx cos थीटा। व्हाट इज f, f है आपका kx एट एनी पोजीशन x, रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या रहेगा kx, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है dx, इंटू एंगल कितना है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, रिस्ट्रेनिंग फोर्स लग रहा है इधर, तो एंगल 180 मतलब -1, और कहाँ से बेटा, फ्रॉम x = 0 टू x = x0। व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो इस केस में स्प्रिंग फोर्स है, क्या हो जाएगा देखो, मैं तो बोलता माइनस k को निकाल देते बाहर। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इट इज x² फ्रॉम 0 से कितना बेटा x0। सो व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, -k/2, अपर वैल्यू पुट करो बेटा, x0² - 0 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा -k x0² 2। और अगर आपको याद होगा तो मैंने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आपको निकाल दिया था, ½ k xi² - x0², वेयर xi क्या है बेटा, इनिशियल पोजीशन, और x0 क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, x = 0, फाइनल पोजीशन क्या है, x = x0, xi - xf। इस केस में हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है 0, हमारा फाइनल पोजीशन क्या है x0। तो अगर वही फॉर्मूला अगर पुट करें तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा बेटा -½ k x0²। नाउ दिस इज द वर्क डन बाय द spring force, work done by the spring force, work done by the spring force. So what will be the potential energy stored due to spring force, change in potential energy, it is negative of work done by conservative force. Who is conservative force in this case, spring force, तो ये जगह -½ k x0 का स्क्वायर, तो ये जगह बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगे बेटा ½ k x0 का स्क्वायर, ½ k x0 का स्क्वायर। So this is the potential energy stored inside the spring, ½ k x0 का स्क्वायर। What is x0? It is also called as amplitude. The distance from mean position to extreme position, it is also called as amplitude. Maximum distance from the mean position, that is mean position से extreme position, है ना। ये extreme position नहीं है, जैसे मान लो ये हो गया आपका mean position, ये हो गया first extreme position, ये हो जाएगा आपका सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। तो दिस इज नॉट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज समवेयर बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है आपके बेटा 0, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है मान लो तो एम्पलीट्यूड +a, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है बेटा आपकी -a, तो यहाँ पे कहीं तो भी वैल्यू होगी x = +a/2, है ना। ये क्या है हमारा एम्पलीट्यूड। तो कोई कोई बुक में यहाँ पे ½ k a² भी लिखा हो सकता है मैक्सिमम। क्लियर है बेटा सीन यहाँ तक। सो दिस इज द केस। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड
inside the spring, half k a square, half k x naught square. What is potential energy stored inside the block? mgh. What is mgh? Gravitational potential energy. What is half k x naught square? Elastic potential energy. फिलहाल तो हमें ये दो ही पोटेंशियल एनर्जीज है, ज़्यादा अपन कारभार करेंगे नहीं. बस क्या हो सकता है, कोई कोई बुक में इसी फॉर्मूला को तोड़ मरोड़ कर दो अलग फॉर्मूलेज बन सकते हैं. कौन से देखो, ये तो एक फॉर्मूला हो गया. और क्या हो जाएगा देखो, हाफ है ना, हमको पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है एफ, वो कितना है हमारा के एक्स. तो चलो एक बार के को सब्स्टिट्यूट कर देते, तो के क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ बाय एक्स. तो यही हो जाएगा एफ बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बेटा हाफ एफ एक्स. एक ये फॉर्मूला हो जाएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी का. ये इन द फॉर्म ऑफ के और एक्स है, ये इन द फॉर्म ऑफ एफ और एक्स है. एक बार क्या सब्स्टिट्यूट कर देते, यहाँ पे लिख देते हाफ के, एक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते तो ये हो जाएगा एफ बाय के, तो ये हो जाएगा एफ स्क्वेयर बाय के स्क्वेयर. तो यू की वैल्यू हो जाएंगे बेटा यहाँ पे के से के कैंसल, ये क्या हो जाएगा एफ स्क्वेयर बाय 2k. तो ये हो जाएगी और एक पोटेंशियल एनर्जी. तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी, ये भी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कौन से फॉर्मेट में है? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ के एंड एक्स, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एफ एंड के, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एफ एंड एक्स. तो जो डेटा गिवन है आपको न्यूमेरिकल में, जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला टू यूज. कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर देना है ना. ये हमने चेंज कैसे किया दोनों, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. रिस्टोरिंग फोर्स एफ, यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है. रिस्टोरिंग फोर्स एफ इज इक्वल्स टू कितना बेटा, ये. क्लियर है? तो ये हो गया रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी. चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स फास्ट में देख लेते. सॉरी थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन अच्छे से समझना, कंसेप्चुअली समझना इंपॉर्टेंट है ना. आपको कभी लगता होगा तो आप मेरी वीडियोस मल्टीप्लाई बाय 2 करके भी देखिए, 1.5 करके देखिए. फास्ट लगता होगा तो स्लो करके देखिए, क्योंकि यही तो खासियत है यूट्यूब की कि आप आपके हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है. चलो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन when a stone of mass is equals to 0.5 kg is thrown with the initial velocity of 10 meter per second after 1 second. आफ्टर 1 सेकेंड कि स्टोन जिसका मास कितना बेटा 0.5 kg है, उसको हमने यहाँ से ऊपर फेंका है. कहाँ फेंका है बेटा, यहाँ से ऊपर फेंका है, ऊपर फेंका है विथ सम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. तो 1 सेकेंड बाद क्या निकलना है, उसका पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का है mgh. हमको m तो पता है, g भी पता है, लेकिन हाइट ही नहीं पता कि कितने हाइट तक वो स्टोन गया. तो ये इसका अपन एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बना देते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है आपका, यहाँ पे बताओ 10 मीटर पर सेकेंड. आपको कितने सेकंड बाद पूछा है बेटा, 1 सेकंड बाद पूछा. कितने सेकंड बाद पूछा, 1 सेकंड बाद. तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि 1 सेकंड बाद वो स्टोन कहाँ जाएगा, 1 सेकंड बाद वो स्टोन कहाँ रहेगा. तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे नहीं कैसे निकालेंगे 1 सेकंड बाद ना. तो फाइनल वेलोसिटी हमको चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको 1 सेकंड बाद. तो कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे हाफ a टी स्क्वेयर. तो s क्या हो जाएगा हमारा h, इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा 10, टाइम कितना है 1 सेकेंड, माइनस हाफ a कितना ले लेंगे इज ऑफ कैलकुलेशन के लिए 10, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो रिटार्डेशन इंटू टाइम कितना बेटा 1 का स्क्वायर. सो व्हाट विल बी h हो जाएगा हमारा 10 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा 5. तो 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 5 मीटर्स. तो वो स्टोन 5 मीटर तक कहा गया बेटा, ऊपर गया, 5 मीटर ऊपर गया. अभी क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बेटा mgh. m कितना है, m बताओ, m है 0.5, g है 10, h कितना है हमारा 5. तो u की वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे 10 इंटू 0.5 मतलब 5, और 5 कितना हो जाएगा 25. तो 25 जूल इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड दैट स्टोन आफ्टर 1 सेकेंड. वही आपको 1.5 सेकंड बाद पूछ सकता है ना, कितने भी सेकंड बाद पूछ सकता है. सिंपल, क्लियर है बेटा. नेक्स्ट आफ्टर 1 सेकंड थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना. अगर आपको क्वेश्चन लिखना रहा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में तो आप पॉज करके भी लिख सकते हो. दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमको दिया है यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट का मास ले लो 2 kg. कितना ले लो, 2 kg. और इस 2 kg वाले ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो जब ये 10 मीटर ऊपर जाएगा, कितना मीटर, 10 मीटर. सो व्हाट इज द वर्क डन, अब यहाँ पे गौर से देखें
कि अगर मुझे इससे उठाना रहा तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे वर्क डन, यहाँ पे हमको पूछा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी इस केस में। तो अब इस केस में अगर आपको वर्क डन बाय पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स अगर निकालना है, सो कैसे निकालेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर पोटेंशियल एनर्जी, वो तो हो जाएगा बेटा आपका mgh। क्या हो जाएगा? mgh। मास कितना है? 2 kg, g कितना है? 10, h कितना है बेटा? 10 मीटर्स। सो व्हाट इज दैट वर्क डन? दैट वर्क डन विल बी 100 इंटू 200 जूल हो जाएगा बेटा। लेकिन अगर आपको पूछा है कि व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कितना वर्क डन हुआ है 2 kg के ऑब्जेक्ट को 10 मीटर से लिफ्ट करने में विद एक्सेलरेशन 0.5, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा व्हाट इज दैट एक्सटर्नल फोर्स। वो कैसे निकालेंगे हम? देखिए, ध्यान दो। नीचे कितना लग रहा है बेटा? नीचे लग रहा है हमारा 20 न्यूटन्स। ऊपर क्या लग रहा है बेटा? ऊपर लग रहा है हमारा फोर्स। और एक्सेलरेशन कितना है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है हमारा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन है। अब इस केस में अगर मुझे फोर्स निकालना रहा तो यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या लिखूंगा मैं? ऊपर वाला फोर्स, एक्सेलरेशन ऊपर है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा। F माइनस 20 इज इक्वल टू क्या बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 0.5। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा F का वैल्यू हो जाएगा F माइनस 20 इज इक्वल टू 1। तो F का वैल्यू हो जाएगा बेटा 21 न्यूटन्स। कितना हो जाएगा? 21 न्यूटन्स। सो व्हाट इज वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल फोर्स? वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल फोर्स क्या रहेगा? देखो, फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऊपर, तो क्या लिखेंगे बेटा? Fs cos थीटा। F कितना है मेरा? 21, S कितना है मेरा? 10, और एंगल कितना है बेटा मेरा? 0। तो व्हाट इज वर्क डन बाय दैट फोर्स? ये हो जाएगा 210 जूल। 210 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई है बेटा? 200 जूल। लेकिन यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है बेटा? 210 जूल। 210 जूल इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो बाकी का 10 जूल कहाँ गया? बताओ, सोचो। वर्क डन, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा, ये कंजर्वेटिव है क्या? नहीं। तो दिस इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसमें जो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी हुई है? यहाँ पे 200 ही हुई है। इसका अर्थ पता है आपको क्या है? आप चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे ऐसे लाओ, हाइट h पे 10 मीटर पे, या फिर ऐसे लाओ, मतलब ये एक्सेलरेशन से कुछ, पोटेंशियल एनर्जी उतनी स्टोर होंगी। क्यों? क्योंकि कितने फास्ट आप ला रहे हो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है उससे नहीं डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है mgh, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, उससे डिपेंड करता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। क्लियर है बेटा? चलिए और एक बढ़िया से एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज इन द 2 स्प्रिंग्स जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया है, एक है 1500 न्यूटन पर मीटर, एक है 3000 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग भी, दोनों को सेम मास लटकाया है बेटा, मतलब दोनों पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है mg मास द्वारा वो सेम है। आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी का। तो वापस से बात तो वही बन गई सर, कितने फॉर्मूले हैं हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के? एक फॉर्मूला है हमारा हाफ kx², एक फॉर्मूला है हमारा हाफ fx, एक फॉर्मूला है हमारा हाफ f/k ना। x को हम क्या लिख सकते हैं? f/k। क्लियर है? अब इसमें से हमको फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है वो देखिए। हमारे पास जो डेटा गिवन है वो क्या है? फोर्स है, स्प्रिंग कांस्टेंट है और पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो ये तो कट गया, क्योंकि ये दोनों भी कट गए, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है ना, इलोंगेशन नहीं पता। तो सीधा सीधा जो फॉर्मूला हमारे पास बचा है वो कौन सा हो गया? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे? हाफ f/k। ये गलत हो गया क्या? रुको, f और k के बीच में हमको रिलेशन चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे x को हम क्या लिख सकते हैं? f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू हो जाएगा kx। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा? f², मतलब k इंटू f²/k²। तो ये f²/k बनेगा। क्या बनेगा? हाफ ऑफ f²/k। ठीक है, हाफ ऑफ f²/k। अब देखो सीन क्या रहेगा, हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A अपॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हाफ फोर्स इन A
का स्क्वायर अपॉन के ऑफ ए होल अपॉन हाफ ऑफ फोर्स इन बी का स्क्वायर अपॉन के इन बी। तो हाफ से हाफ कैंसिल, फोर्स तो दोनों में सेम है, तो एफ से एफ कैंसिल, बचा क्या 1 अपॉन के ए 1 अपॉन के बी, तो बचेगा आपका के बी बाय के ए। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी इन ए अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इन बी? Potential energy in A upon potential energy of B will be KB by KA. What is KB? It is 3000. What is KA? It is 1500. खुद तक आंसर आ जाएगा 2। आंसर क्या आ जाएगा 2। अब इसका कोई यूनिट रहेगा नहीं क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। क्लियर है? चलिए और एक न्यूमेरिकल ऐसे ले लेंगे बढ़िया में। अगर आपको क्वेश्चन लिखना आ रहा तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, वैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको सीन क्या है कि देखिए ब्लॉक ऑफ 8 kg is released from rest on a smooth surface है, कोई फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है। it strikes the spring constant 200 न्यूटन पर मीटर and compresses it by 0.5 मीटर। तो यहाँ से एक ब्लॉक को हमने 8 kg के इनिशियली रेस्ट से छोड़ दिया स्मूथ सरफेस पे, वो खिसकते हुए यहाँ पे आया और उसने इसको कॉम्प्रेस किया। जब तक ये रेस्ट में ना आ जाए तब तक ये इसको कॉम्प्रेस करेगा। तो इसको कितने से कॉम्प्रेस किया? उसने 0.5 मीटर से कॉम्प्रेस किया। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द स्लैंट डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक? व्हाट इज द स्लैंट डिस्टेंस डी ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक? अब यहाँ पे कौन सा केस इन्वॉल्व है देखो, ध्यान दो। होगा क्या, अच्छे से ध्यान दो कि ब्लॉक पे इनिशियली कौन सी एनर्जी है? ब्लॉक पे इनिशियली है पोटेंशियल एनर्जी। ब्लॉक के पास इनिशियली है कौन सी एनर्जी बेटा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक में। पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? यहाँ आने के बाद काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी फिर उसको वापस 0 होने तक क्या करेंगी? कॉम्प्रेस करेंगी। मतलब वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। तो इनडायरेक्टली मैं यहाँ पे ये कह सकता था कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है बेटा? ब्लॉक के पास है, वो किस में कन्वर्ट हो जाने वाली है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ पे और एक गौर करने लायक बात है कि ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखेंगे, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इन द ब्लॉक will go into the potential energy of the spring. So what is potential energy of the block? It is mgh. What is the potential energy of the spring? It is half k x square. जो दो चीजें पैरामीटर्स अभी तक हमने पढ़े उनके बीच में कोरिलेशन हो रहा है यहाँ पे। अब आपको ये h मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट नहीं पूछा है, आपको ये h नहीं पूछा है, आपको ये d पूछा है, d। तो यहाँ पे लगना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, है ना। आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो इन द फॉर्म ऑफ h मिलती है, लेकिन आपको h नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है? d पूछा है, और ये एंगल दिया है आपको 30 डिग्री। तो आपको h को रिप्लेस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ d। तो क्या लिख सकते हैं? देखो अपोजिट पता है और हाइपोटेनस पता है, तो लिखेंगे यहाँ पे साइन 30 डिग्री। साइन कितना डिग्री सर? 30। अच्छा लिखो, बच्चों को समझना चाहिए। साइन 30 इज इक्वल टू h बाई डी। सो व्हाट इज द d? d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा सर h अपॉन साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, तो d की वैल्यू हो जाएंगी 2h। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेटा mg। व्हाट इज h? इट इज d/2। इतना करने की जरूरत ही नहीं। व्हाट इज h? h क्या है आपका? h इट इज d/2 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे? हाफ के एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, है ना। हमको निकालना क्या है? d। तो d का वैल्यू हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? mg। चलो बोलो जल्दी से, व्हाट इज k? k है हमारा 200, x है सर x 0.5 है सर, m कितना है सर 8, g कितना है सर 10 ले लेते। 10 से ये कैंसिल, 0.5 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 बाय क्या लिख देंगे यहाँ पे? 8। तो डिस्टेंस हो जाएगा 1.25 मीटर। 10 बाय 8 मतलब 5/4 मतलब 1.25 मीटर। खत्म, दैट्स इट। तो ये जो कॉम्प्रेशन रहेगा स्प्रिंग का, सॉरी कॉम्प्रेशन नहीं, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जब ये आखिरी में इसको पूरा कॉम्प्रेस कर देंगे ना बेटा, तब ये ब्लॉक भी आखिरी में रेस्ट में ही आने वाला है। ये ब्लॉक भी आखिरी में रेस्ट में आने वाला है जब ये पूरा इसको कॉम्प्रेस कर देंगे। इसको अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई करना, ठीक है। तो ये थे कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स जिसमें हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वगैरह देखा है। ये सब यहाँ पे हमने देख लिया। एक लास्ट पैरामीटर हम फास्ट में देख लेते हैं कि
व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो हमने देख लिया है, लेकिन डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फास्ट में देख लेते कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चलो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू। वैसे तो इसका फिलहाल यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ज़्यादा, इसका ज़्यादातर रोल ग्रेविटेशनल, जो जब ग्रेविटेशन चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें ही आएगा, इसलिए जिसको नहीं समझा तो टेंशन ना ले। लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक हम यहाँ पे पढ़ के रख सकते हैं क्या, कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन कौन सा एनर्जी बेटा, पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू। तो बेसिकली एक रिलेशन है बेटा, बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट मेक्स सेंस इन द कंजर्वेटिव फील्ड। कौन से फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड। अब सर कंजर्वेटिव फील्ड्स मतलब क्या, ऐसे फील्ड्स जिसमें कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं उस फील्ड को कहा जाता है कंजर्वेटिव फील्ड। इट हैज नो मीनिंग इन अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, इन अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो आगे चलकर जब अपन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे जिसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक, है ना, काफ़ी से हमको आगे चलकर फोर्सेस पढ़ने, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, है ना। ये सभी कैसे बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो जैसे हम मान लो कि यहाँ पे जो, मान लो ये कोई अर्थ है, तो अर्थ का कोई एक ऐसा एटमोस्फेयर है, अर्थ के बाजू में ऐसा एक रीजन है बेटा जहाँ पे हम अर्थ के गुरुत्वाकर्षण के जो फोर्सेस है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ये कैसा फोर्स है बेटा, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। इसलिए ये जो फील्ड है अर्थ के आजू बाजू में, ये अर्थ के आजू बाजू में जितनी भी फील्ड है जहाँ पे हम कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस फोर्स को कहा जाता है, उस फील्ड को कहा जाता है बेटा कंजर्वेटिव फील्ड। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी, इसका सेंस कहाँ बनता है, जहाँ पे कंजर्वेटिव फील्ड्स हो, है ना। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में इसका कोई लेना देना, कोई काम इसका है ही नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा अपन डीप में जाएंगे नहीं, यहाँ पे बस बेसिक डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो एक रिलेशन होता है उस कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में, कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है एफ, दैट इज माइनस डी यू बाई डी आर, माइनस डी यू बाई डी आर। एफ क्या है आपका फोर्स, डी यू बाई डी आर क्या है बेटा, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यू आपका पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं क्या, कि निगेटिव ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब क्या होता है सर, ग्रेडियंट मतलब चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब क्या, चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, और ग्रेडियंट मतलब क्या, चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, किसका नेगेटिव ग्रेडियंट है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ किसका बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द फोर्स, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज फोर्स। हालांकि कंजर्वेटिव फोर्स भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें निकलना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, डी यू उस जगह मेरा माइनस एफ ऑफ डी आर, इंटीग्रेट मार देते तो डी यू इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, एफ डी आर। लिमिट्स रहेंगे यहाँ पे फ्रॉम इनिशियल आर आई टू फाइनल आर एफ, इनिशियल पोटेंशियल जे यू आई टू फाइनल पोटेंशियल जे यू है। अब जनरली ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे यू एफ माइनस यू आई, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू क्या हो जाएगा बेटा, यू, और लिमिट्स क्या लिख देंगे यहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से लेकर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस वैसे के वैसा एफ ऑफ क्या लिख देते हैं बेटा यहाँ पे डी आर, फ्रॉम आर आई से लेकर क्या लिख देंगे आर एफ। अब अगर मैं अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से लेकर आर एफ, क्या लिख देंगे बेटा, एफ ऑफ डी आर। वट इज यू एफ माइनस यू आई, यू एफ माइनस यू आई इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट क्या लिख देंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल आर टू फाइनल आर, है ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनटू डी आर। तो ये हो जाएगा बेटा बेसिक डेफिनेशन ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि निगेटिव ऑफ, अगर आप इसको गौर से देखें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स फ्रॉम लिमिट्स, ये होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा कि वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये क्या है बेटा, नेगेटिव ऑफ दिस कंप्लीट फैक्टर। व्हाट इज दैट कंप्लीट फैक्टर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब जनरली जो हम इनिशियल पॉइंट पकड़ते हैं,
इनिशियल पॉइंट जो होता है हमारा आर आई, ये आर आई हम पकड़ते बेटा इन्फिनिटी। क्या पकड़ते हैं हम? आर आई इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब ऐसा पॉइंट जो एकदम दूर है, जिस पॉइंट पे अपने को निकालना है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वहां से वो पॉइंट कहाँ पे एकदम दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो वहां पे हम रेफरेंस जो पोटेंशियल एनर्जी पकड़ते हैं वो पकड़ते हैं बेटा जीरो, है ना। जनरली हम जो इनिशियल पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जहाँ पे हम मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट, अब बेसिकली यहाँ पे हम और एक डेफिनेशन यहाँ पे ऐसे भी बन जाते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग द सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द कंजर्वेटिव फील्ड। मतलब क्या सर के ऊपर से गया सर कि पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा मीनिंग क्या है सर कि जैसे मान लो ये अर्थ है, अब अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है वो इतने ही पार्ट में है, तो यहाँ पे अर्थ कोई बॉडी पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रही है, तो हम ऐसा पॉइंट एक चूज कर लेते हैं जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है आ रहा है, वो हम इन्फिनिटी चूज कर लेते हैं, मतलब पूरा गांव के बाहर ही, कि जहाँ पे कोई अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव या फिर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं, उस पॉइंट को अपन पकड़ लेते हैं बेटा इन्फिनिटी पॉइंट। अगर इन्फिनिटी पॉइंट यहाँ पे अगर मैं इनिशियल पॉइंट क्या पकड़ रहा हूँ बेटा आ रहा है, अगर इन्फिनिटी पकड़ रहा हूँ तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएंगे मेरी जीरो, क्योंकि इस पॉइंट में और अर्थ के बीच में कोई भी प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट अर्थ के इन्फ्लुएंस के बाहर है, कंजर्वेटिव फील्ड के कहाँ है बेटा बाहर है, ये कंजर्वेटिव फील्ड है अर्थ की, जहाँ पे हम फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अर्थ द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है जो हम जहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस फील्ड को कहा जाता है बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर इस सेंस में अपन बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड। हम जनरली जो रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, जो चूज करते हैं बेटा, कौन सा पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जो हम चूज करते हैं वो चूज करते हैं बेटा गांव के बाहर, मतलब इन्फ्लुएंस के बाहर, जिसको हम कहते थे बेटा इन्फिनिटी, और वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी जीरो। इसलिए जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी उसका डेफिनेशन ऐसा भी फ्रेम किया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट पी विच इज इन द कंजर्वेटिव फील्ड, और इसको अपन बोल देंगे बेटा यहाँ पे आर एफ। क्या बोल देंगे इसको अपन? आर एफ, फाइनल एनर्जी। तो ये जो आर है ये हम कहाँ से गिन रहे बेटा? सेंटर ऑफ अर्थ से गिन रहे। तो आर आई क्या है बेटा? सेंटर ऑफ अर्थ से आर आई इनिशियल पॉइंट क्या है आपका? इन्फिनिटी पे। आर एफ का है एट एनी डिस्टेंस इन द कंजर्वेटिव फील्ड। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेंगे जिसको अपन क्या लिख देंगे बेटा? यू एफ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि आर आई अगर इन्फिनिटी होगा तो वहाँ पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगी? जीरो। तो मैं इसी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ बेटा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से लेकर आर एफ, एफ ऑफ क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? डी आर। एफ ऑफ क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? डी आर। खत्म। इस तरह से भी हम ये चूज कर सकते हैं, और हम इसके ऊपर एक फ्रेमिंग कर सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो जाएगा मेरा? यू एफ माइनस यू आई इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ आर आई से लेकर आर एफ ऑफ एफ डी आर। तो हमने अभी बताया कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम क्या एज्यूम करने वाले हैं? जीरो। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी बनेगी फाइनली दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे? एफ ऑफ डी आर फ्रॉम आर आई से लेकर कहा बेटा? आर एफ। और यही पोटेंशियल एनर्जी अगर आप गौर से देखें तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स या फिर डी आर फ्रॉम आर एक्स वन टू एक्स टू या फिर आर वन टू आर टू, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यही पोटेंशियल एनर्जी हम क्या कहेंगे बेटा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो वही डेफिनेशन बन जाती है कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग द सिस्टम फ्रॉम एनी पॉइंट विच इज एट इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट विच इज इन द कंजर्वेटिव फील्ड। अगर इतना भी ध्यान में नहीं रहा तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये ग्रेविटेशन में हम अच्छे से वापस में पढ़ने वाले ही, लेकिन अगर समझाए तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी एंड ये आर कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका अर्थ ये भी होता है बेटा कि जिस दिशा में कंजर्वेटिव फोर्स है उस दिशा में आते आते हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम। देखो ना, अगर आप ग्रेविटी में छोड़ो, ग्रेविटी पे जाना ही नहीं है ना, तो इतना टेंशन नहीं, मतलब फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगले इसमें अपन पढ़ने वाले हैं बेटा व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके पहले हमने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक सबसेट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी सिंपली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा लॉ है जिसको हमको आगे चलकर पढ़ना है। तब तक ये नहीं भी समझाऊंगा तो आप टेंशन ना ले, इसके पहले तक का ही हमको यहाँ तक समझना था।
तब तक आप क्या करोगे, पढ़ते रहोगे और लाइफ में आगे नोट्स निकालते रहोगे और लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। मिलते हैं अगले इसमें, तब तक बाय।